हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं किसका? अमेंडमेंट्स का। फ्रॉम अमेंडमेंट बुकलेट। ये अमेंडमेंट बुकलेट आप डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट www.icaleague.com में आप जाओ, फ्री डाउनलोड सेक्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगी अमेंडमेंट बुकलेट। साथ में समरी बुक भी अपडेट हो गई है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेन बुक्स एंड क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी वहां पे अपलोडेड है, तो वो आप क्या कर सकते हो, फ्री डाउनलोड से डाउनलोड कर सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है डाउनलोडिंग में तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ये बुकलेट्स क्या होगी आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी। अब मैं ये बता दूं, सबसे पहले तो ये जो अमेंडमेंट्स है बेटा हम कवर करने वाले हैं पूरी केस स्टडीज एग्जांपल्स के साथ में। हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं अमेंडमेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है एग्जाम के हिसाब से, इस बार काफी अमेंडमेंट्स आए। 39 पेजेस में हम सारे अमेंडमेंट्स अलोंग विद केस स्टडीज एग्जांपल्स समझेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी से क्लासेस ली है, जनवरी 24 से, आपको ये अमेंडमेंट्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अमेंडमेंट्स आपकी क्लास में पूरी तरह से कवर्ड है अलोंग विद ऑल केस स्टडीज एग्जांपल्स। जो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे ये सब कुछ आपकी क्लास में कवर्ड है, तो आपको सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने दिसंबर 23 तक के क्लासेस ली थी, यस आपको ये अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये अमेंडमेंट बुकलेट डाउनलोड कीजिए और ये हम अमेंडमेंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले सप्लाई चैप्टर के अमेंडमेंट से। सप्लाई चैप्टर के अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सप्लाई चैप्टर में याद है क्या, शेड्यूल 3 पढ़ा था हमने। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये। शेड्यूल 3 पढ़ा था। शेड्यूल 3 किस चीज के लिए था आपको याद है? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। किसको सप्लाई ट्रीट नहीं कर रहे हैं वो कहां दिया हुआ है? शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। एक चीज और पढ़ी थी पहले हमने, आपको याद हो तो, सप्लाई चैप्टर में गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स की डेफिनेशन में क्या एक्शनेबल क्लेम आता है? यस, एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे? शेड्यूल 3 की बात कर रहे थे। शेड्यूल 3 क्या है? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन दैट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। शेड्यूल 3 था। अब शेड्यूल 3 में बहुत सारी एंट्रीज थी। एंट्री नंबर थी यहाँ पे, एंट्री नंबर 6 हमने पढ़ी थी। एंट्री नंबर 6 में आया अमेंडमेंट, ठीक है। एंट्री नंबर 6 क्या थी? पहले की एंट्री थी एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। अभी उसकी बात नहीं करेंगे, वो हो गई पुरानी बातें, ठीक है। अब क्या एंट्री है वो बात करते हैं। अमेंडमेंट क्या आया? एक्शनेबल क्लेम्स। एंट्री नंबर 6 क्या है अब? एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। तो शेड्यूल 3 में क्या एंट्री है? एक्शनेबल क्लेम। तो सबसे पहले क्या बोला? एक्शनेबल क्लेम बोला। मतलब एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में, मतलब इट इज नॉट सप्लाई। इट इज नॉट सप्लाई, सप्लाई नहीं है कोई चीज शेड्यूल 3 में, मतलब सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है तो नो जीएसटी। सो एक्शनेबल क्लेम इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई और इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पहली बात। पहली बात। दूसरी बात, किसको हटा दिया? क्या बोला? अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। शेड्यूल 3 से हटा दिया स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को। मतलब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या है भाई? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम तो यहां पे सप्लाई है, और क्या होगा? ये सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा। सो इट विल बी टैक्सेबल एज सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या बात हुई? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है, और इस पे जीएसटी लगता है 28% के हिसाब से। What is the current position of law? Specified actionable claim is taxable supply. It is liable to GST at the rate of 28%. और क्या है ये? Taxable supply of goods है। Taxable supply of goods है, 28% लगेगा भाई इसमें। अदर एक्शनेबल क्लेम, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं था दूसरे अदर एक्शनेबल क्लेम से। बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, इस पे कोई जीएसटी नहीं चाहिए था। इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, इसलिए इसको शेड्यूल 3 में डाल दिया। इसलिए इसको शेड्यूल 3 में डाल दिया। सो अदर एक्शनेबल क्लेम्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ट्रीटेड एज सप्लाई, और वो भी क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स। और इस पे क्या लगेगा? जीएसटी 28% पे। ये करंट पोजीशन ऑफ लॉ है और ये बिल्कुल याद रखनी है। अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या? तो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया, बताया स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या है। 6 चीजें आती भाई उसमें, 6 चीजें आती। क्या? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम मींस एक्शनेबल क्लेम इन्वॉल्व्ड बाय वे ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। क्या बात हुई? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये 6 हैं स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, और इससे ट्रीट किया जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। ये 6 पे लगेगा। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट इसी पे था भाई, इस पे चाहिए था जीएसटी, वो भी 28% से।
इसने इन सबको डाल दिया किसमें, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में, और उसको हटा दिया शेड्यूल 3 से, तो अब उस पे लगेगा क्या, जीएसटी लगेगा एज सप्लाई ऑफ गुड्स। कौन कौन सी चीजें, 6 चीजें, ये बिल्कुल याद रखनी है, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। इसको क्या बोल दिया, ये है भाई सप्लाई ऑफ गुड्स, और इस पे लगेगा जीएसटी 28% से, इस पे लगेगा जीएसटी। ठीक है, अब डेफिनेशंस आई ऑनलाइन मनी गेमिंग की, जस्ट एक बार हमको पढ़ लेनी है, बहुत सारी जगह ऑनलाइन मनी गेमिंग का क्योंकि रेफरेंस है, इंपॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑनलाइन मनी गेमिंग को गवर्नमेंट को मेन बिल्कुल टैक्स करना था, वो भी 28% से। इसमें बड़ी सारी बातें चल रही थी, ठीक है, इसमें 18% का पहले चल रहा था, 28% का भाई गेम ऑफ स्किल है तो 18%, गेम ऑफ चांस है तो 28%, बड़ी सारी चीजें, लड़ाई झगड़े चलते रहे, सुप्रीम कोर्ट तक के गए। अब गवर्नमेंट ने पोजीशन क्लियर कर दिया, ऑनलाइन मनी गेमिंग को ले लिया है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में, और वो हो गया है सप्लाई ऑफ गुड्स, और उस पर लग रहा है जीएसटी 28% से। तो बड़ी क्लियर पोजीशन ऑफ लॉ है अभी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन मनी गेमिंग, देखेंगे क्विकली, देखेंगे ये डेफिनेशन एक बार बस पढ़ लेनी है क्या है। ऑनलाइन मनी गेमिंग की डेफिनेशन आई, ऑनलाइन गेमिंग की डेफिनेशन आई, और सप्लायर की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन गेमिंग मतलब क्या। बड़ी सिंपल सी बात है, खेलते हो ना इंटरनेट पे गेम्स वेम्स, वही है और कुछ भी नहीं। ऑनलाइन गेमिंग मतलब ऑफरिंग ऑफ अ गेम ऑन इन द इंटरनेट, कोई भी ऑफर कर रहा है आपको गेम, किस पे, इंटरनेट पे, या कोई इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे हो सकता है, एंड इंक्लूड्स ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो कोई भी गेम जो क्या है यहाँ पे इंटरनेट पे, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे ऑफर किया जा रहा है, उसे बोला ऑनलाइन गेमिंग। सिंपल सी बात है, जस्ट एक बार पढ़ लेना। व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन मनी गेमिंग, इट मींस ऑनलाइन गेमिंग जिसमें प्लेयर्स, सिंपल सी बात है, देखो ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या होगा कि भाई ऑनलाइन गेमिंग है जिसमें प्लेयर्स आ रहे हैं, खेल रहे हैं, क्यों खेलोगे आप, ताकि आप पैसे जीत सको, ताकि आप पैसे जीत सको, कोई रिवॉर्ड मिल सके आपको। और यहां पे क्या बात है, ये चाहे स्किल का भी हो सकता है, लक का भी हो सकता है, क्लियरली बोल दिया उन्होंने वहां पे डेफिनेशन में। ठीक है, देखेंगे ऑनलाइन मनी गेमिंग मींस ऑनलाइन गेमिंग जिसमें प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं गेम ऑनलाइन, रियल मनी से प्ले कर सकते हो आप पैसे से, या कोई डिजिटल एसेट से आप प्ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वर्चुअल डिजिटल एसेट से। क्यों कर रहे हो आप, ताकि आप जीत सको यहाँ पे पैसे या कुछ रिवॉर्ड्स मिल सके। इसमें गेम्स आ गए, कोई कंपटीशन आ गए, सब आ गए इसमें, चाहे स्किल बेस्ड हो, चाहे लक हो, चाहे बोथ, कोई भी हो, गवर्नमेंट ने बोला सब आ जाएंगे ऑनलाइन मनी गेमिंग में। सब टैक्स करना था गवर्नमेंट को, गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस, वो भी 28% पे डाल दिया सब ऑनलाइन मनी गेमिंग में। क्या बोल दिया ऑनलाइन मनी गेमिंग की डेफिनेशन में, भाई ये क्या है, ऑनलाइन गेमिंग है जिसमें प्लेयर्स आते हैं, ऑनलाइन खेलते हैं, यहाँ पे रियल मनी से खेल सकते हो, वर्चुअल डिजिटल एसेट से खेल सकते हो। क्यों खेल रहे हो, जीतने के लिए, चाहते हो आप उसमें कि आप जीतो, यहाँ पे वर्चुअल रिवॉर्ड्स आपको मिले। ठीक है, और इसमें कोई गेम्स हो सकते हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, स्किल बेस्ड हो सकते हैं, लक का चांस हो सकता है, दोनों भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द लीगैलिटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय अदर लॉज, दूसरे लॉ में लीगल हो नहीं हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या डेफिनेशन थी ऑनलाइन मनी गेमिंग की, और ऑनलाइन मनी गेमिंग को कहां ले लिया, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में तो क्या हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ऑनलाइन मनी गेमिंग स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, जीएसटी लगेगा 28% पे, वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो ये डेफिनेशन किसकी थी, जस्ट एक बार रीड कर लेना, ऑनलाइन गेमिंग की। अब सप्लायर की डेफिनेशन, भाई सप्लायर की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी, बड़ी सिंपल सी होती थी। ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम आने के कारण उसमें थोड़ा सा चेंज ला दिया, एक प्रोविजो ऐड कर दिया। सप्लायर की डेफिनेशन पहले क्या होती थी, आपको याद है हमने पढ़ी थी, कुछ भी नहीं। सप्लायर का मतलब क्या होता है, इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज, जो पर्सन सप्लाई कर रहे हैं, इंक्लूड्स एन एजेंट इन रिलेशन टू दैट गुड्स एंड सर्विसेज। पहले इतनी डेफिनेशन थी, देखो क्या थी पहले, सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विस, और बोथ मींस पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज, जो सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज, वेरी सिंपल। सप्लायर मतलब जो सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज, और बोथ एंड इंक्लूड्स एजेंट एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ सच सप्लायर, और उसमें कौन आता है, एजेंट आ जाता है, एजेंट आ जाता है इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लायर, एजेंट आ जाता है। अब प्रोविजो ऐड किया गवर्नमेंट ने, क्या प्रोविजो ऐड किया देखते हैं, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है बेटा, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोविजो ऐड किया, और यहाँ पे क्या बोला देखेंगे, द डेफिनेशन ऑफ सप्लायर हैज बीन अमेंडेड टू इंक्लूड अ प्रोविजो व्हिच प्रोवाइड्स दैट एनीवन who directly, indirectly organizes or arranges supply of specified actionable claim, कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली
कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाहे ऑर्गेनाइज कर रहा है चाहे अरेंज कर रहा है, क्या? सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड करेंगे उसमें कौन? चाहे आप ओन कर रहे हो, चाहे ऑपरेट कर रहे हो, चाहे मैनेज कर रहे हो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, चाहे ओन कर रहे हो, चाहे ऑपरेट कर रहे हो, चाहे मैनेज कर रहे हो, क्या? डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सच सप्लाई, उस सप्लाई के लिए इज कंसिडर्ड एज सप्लायर, इज कंसिडर्ड एज सप्लायर, उसको भी मान लिया जाएगा सप्लायर। किसकी बात हो रही? हो सकता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप यहां पे कोई ऐप मैनेज कर रहे हो, ठीक है, आप ओन कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो कोई यहां पे डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, कोई ऐप भी मैनेज कर रहे हो, आपको मान लिया जाएगा सप्लायर। ड्रीम 11, ठीक है, ड्रीम 11 कंपनी भी है, ड्रीम 11 की ऐप भी है। अब कंपनी वो ऐप चला रही है, क्या मान लिया जाएगा? वो कंपनी क्या कर रही है भाई? ओन ऑपरेट मैनेज कर रही है वो ऐप को, कंपनी को मान लिया जाएगा सप्लायर और फिर कंपनी टैक्स पे करेगी, ठीक है। तो यहां पे हो सकता है आप यहां पे दिस अप्लाइज दैट वेदर पर्सन सप्लाइज द क्लेम पर्सनली, वो खुद भी सप्लाई कर सकता है या क्या कर सकता है किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू भी सप्लाई कर सकता है। उस केस में, दोनों भी केस में क्या मान लिया गया? आपको सप्लायर मान लिया गया है और आपकी लायबिलिटी आती है जीएसटी पे करने की। प्रोविजो क्या बोल रहा है कि भाई कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइज कर रहा हो या अरेंज कर रहा हो, क्या? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम उसमें इंक्लूड कर लेंगे, जो ओन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है या मैनेज कर रहा है, क्या? डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी फॉर व्हाट? यहां पे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सच सप्लाई, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सच सप्लाई, तो उसको मान लिया जाएगा क्या? सप्लायर। सप्लायर यहां गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई ठीक है, आप कोई ऐप के थ्रू भी यहां पे दे रहे हो, ये ऐप के थ्रू भी कोई सप्लाई कर रहे हो आप स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, तो आपको सप्लायर बोल दिया जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो? पर्सनली भी दे सकते हो भाई, फॉर एग्जांपल स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में कसिनो आ रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे आप जा रहे हो, आप कसिनो फिजिकली वहां पे कसिनो में खेल रहे हैं, तो सप्लायर वहां फिजिकली भी ये चीज प्रोवाइड कर सकता है कसिनो की यहाँ पे बात हो रही है तो, या हो सकता है कोई ऑनलाइन तरीके से कोई प्लेटफॉर्म में कोई ऐप के थ्रू कसिनो अगर आप खेल रहे हो, तो वो सप्लायर कोई ऐप चला रहा हो, ओन कर रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो, मैनेज कर रहा हो, दोनों भी केस में वो सप्लायर है, उसको जीएसटी पे करना है, ठीक है। तो डीमिंग सेक्शन आया यहाँ पे और डीमिंग प्रोविजो ऐड किया गवर्नमेंट ने। क्या बोला यहाँ पे डीमिंग प्रोविजो में कि भाई अगर आप ओन कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो या मैनेज कर रहे हो, क्या? डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म इस सप्लाई के लिए, तो आपको सप्लायर बोल दिया जाएगा, आपको सप्लायर बोल दिया जाएगा। एंड all the rules under the GST Act shall apply to the supplier of specified actionable claim, और सारे रूल्स जो GST एक्ट में है वो अप्लाई होंगे सप्लायर ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को, एज इफ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्स ऑन सच क्लेम्स, जैसे कि उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पे करने की। दिस इंक्लूड्स कंसिडरेशन इन मनी, इट्स इक्विवेलेंट और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गवर्नमेंट ने? बड़ी क्लियर सी बात गवर्नमेंट ने बोल दी कि भाई आप अगर सप्लायर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पे करने की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? यहां पे टैक्स पे करने की, ठीक है। तो चाहे आप खुद सप्लाई कर रहे हो यहां पे या आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, किसी भी केस में अगर आप सप्लायर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पे करने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी क्लियरली गवर्नमेंट ने, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी क्लियरली गवर्नमेंट ने। तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? अभी सप्लाई में क्या अमेंडमेंट आया हमारा क्लियरली देखेंगे, उसके बाद इसी का केस स्टडी लिया हुआ है, केस स्टडी देखेंगे। सिंपल सी बात है मैम, शेड्यूल 3 हमने पढ़ा था, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, दैट आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई हमने पढ़ा था। उसमें एंट्री नंबर 6 में अमेंडमेंट हुआ। क्या अमेंडमेंट हुआ? अब क्या एंट्री है यहां पे? एंट्री है एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। इसका मतलब एक्शनेबल क्लेम तो सप्लाई नहीं है, बट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सप्लाई है। और क्या होते हैं वो? सप्लाई ऑफ गुड्स है और उस पर जीएसटी लगेगा 28% से। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में क्या आता है? 6 चीजें आती है मैम। क्या क्या? सबसे पहले तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। इसको क्या बोला है? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम हो भाई, जीएसटी लगेगा। सप्लाई ट्रीट किया गया है, जीएसटी लगेगा 28% से। अब ऑनलाइन मनी गेमिंग में गवर्नमेंट को बहुत इंटरेस्ट था, करोड़ों का लॉस हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को भी क्या स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में डाल दिया। अब उस पे क्या लगने वाला है? 28% से जीएसटी लगने वाला है। ऑनलाइन मनी गेमिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है मैम, कोई भी ऑनलाइन गेमिंग जिसमें प्लेयर्स आ रहे हैं, ऑनलाइन खेल रहे हैं, रियल मनी से खेल सकते हैं, यहाँ पे वो वर्चुअल डिजिटल एसेट से खेल सकते हैं, ताकि क्या कर सके? वो जीत सके, ताकि क्या कर सके? वो जीत सके। और इसमें कौन से आते हैं गेम? चाहे स्किल का हो, चाहे लक का हो, चाहे बोथ हो, सब आते हैं इसमें।
सब आते हैं इसमें। उसके बाद सप्लायर की डेफिनेशन में अमेंडमेंट लाए। सप्लायर की डेफिनेशन में क्या अमेंडमेंट आए? प्रोविजो ऐड किया मैम, और उसमें क्या बोला कि भाई बड़ी सिंपल सी बात बोली, क्या कि अगर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है यहां पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अरेंज कर रहा है या क्या कर रहा है भाई, ऑर्गेनाइज कर रहा है यहां पे, क्या सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, इंक्लूडिंग चाहे आप ओन करो, चाहे ऑपरेट करो, चाहे आप क्या करो, मैनेज करो, कोई भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म इस सप्लाई के लिए, सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के लिए आपको सप्लायर मान लिया जाएगा। चाहे आपको यहाँ पे वेबसाइट हो, चाहे ऐप हो, उसको आप ओन कर रहे हो, चाहे मैनेज कर रहे हो, चाहे ऑपरेट कर रहे हो, किस चीज के लिए? सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के लिए आपको सप्लायर मान लिया जाएगा। कोई ऐप आप चला रहे हो, आपको सप्लायर मान लिया जाएगा, और सारे प्रोविजंस जीएसटी के ऐसे लगेंगे कि भाई आप ही सप्लायर और आप ही की लायबिलिटी है जीएसटी पे करने की, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जीएसटी पे करने की, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। इतनी छोटी सी बात है, इतना छोटा सा अमेंडमेंट है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। एग्जाम्पल देखेंगे, केस स्टडी है यहाँ पे, और कैसे आंसर एग्जाम में प्रेजेंट करना है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि इस केस स्टडी में जो हमने लिया है कि एक केस स्टडी दी हुई है और आंसर हमें कैसे लिखना है वो आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। लॉ की लैंग्वेज हम लिखेंगे तभी हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ये सब्जेक्ट बोनस है बेटा, 60-70 आराम से इस सब्जेक्ट में आ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो इसमें कि आंसर्स लिखे कैसे, ठीक है, सिर्फ सप्लाई है नहीं है इतना नहीं, ये ठीक है, ये आपको लास्ट में, लास्ट मोमेंट रिवीजन की बात होती है, बट आपको अच्छे से समझना चाहिए कि प्रोविजंस कैसे कैसे हमको यहाँ पे कोड कर रहे हैं, वो जब समझोगे तभी आप उसको लिख पाओगे। देखेंगे, इंपीरियल कैसीनो गोवा, अ रिनाउंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफरिंग स्पेक्ट्रम ऑफ कैसीनो, ठीक है, तो यहाँ इंपीरियल कैसीनो गोवा है, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं स्पेक्ट्रम ऑफ कैसीनो, ऑपरेट्स बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फिजिकली भी ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कैसीनो हो सकता है गोवा में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होगा कोई उनका। वेयर पेट्रन्स एंगेज इन गेम्स ऑफ चांस इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल कैसीनो गेम्स एंड ऑनलाइन गैम्बलिंग, तो लोग जा रहे हैं यहाँ पे गेम ऑफ चांस यहाँ पे खेल रहे हैं। अब गेम ऑफ चांस आपको एग्जाम में कुछ भी कंफ्यूज करे, अब गेम ऑफ चांस हो, गेम ऑफ लक हो, सब कुछ क्या है, ऑनलाइन मनी गेमिंग में आता है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में आता है। गेम ऑफ चांस इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल कैसीनो गेम्स एंड ऑनलाइन गैम्बलिंग, it involves transaction with real money offering players opportunity to win monetary rewards and virtual prizes, तो ठीक है, लोग यहाँ पे खेल रहे हैं और उससे क्या हो सकता है वो जीत सकते हैं, ऐसा होता नहीं है पर जीत सकते हैं। How do the provisions of Schedule 3 of GST impact the taxability of casino? Considering the nature of games, the presence of real money and the relevant legal consideration, आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ भाई शेड्यूल 3 के हिसाब से क्या इंपैक्ट होगा, टैक्सेबिलिटी ऑफ कैसीनो पूछ रहे हैं, बेसिकली टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी कैसीनो के केस में। Does Imperial Casino as the supplier of casino become liable to pay GST? क्या Imperial Casino की liability है GST पे करने की? यहाँ पे ये दो सवाल आपसे पूछे गए, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। आंसर कैसे लिखेंगे हम देखेंगे। सबसे पहले लीगल प्रोविजंस लिख देंगे हम, क्या देंगे रेफरेंस, हम देते हैं जो सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 से हम आते थे शेड्यूल 3 में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बता देना, देखो अब बस यहाँ पे आंसर बस ये नहीं लिख देना कि भी सप्लाई है कि नहीं है, हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो क्या बात होगी, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 रेड विथ व्हाट, शेड्यूल 3 स्पेसिफाई, शेड्यूल 3 क्या बताता है, ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नीदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, हमने एग्जामिनर को बता दिया, हमको पता है शेड्यूल 3, तो शेड्यूल 3 क्या स्पेसिफाई करता है, ट्रांजैक्शन व्हिच आर नीदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 3 स्पेसिफाइज वन सच एक्टिविटी, क्या है पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 3, एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम आता है, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। देन casinos fall under the definition of specified actionable claim, हमने देखा casino आ जाता है specified actionable claim की definition में। specified actionable claim are excluded from schedule 3 hence taxable, specified actionable claims जो हैं उसमें से क्या बात हुई है भाई, उसको exclude कर दिया है schedule 3 से, तो वो क्या हो जाते हैं भाई, taxable हो जाते हैं, specified actionable claim taxable हो जाते हैं। casino specified actionable claim में आता है तो वो क्या हो जाएगा, taxable हो जाएगा। The definition of goods include actionable claim, अब यहाँ पे शेड्यूल 3 का रेफरेंस दे दिया, गुड्स का भी रेफरेंस देना पड़ेगा। डेफिनेशन गुड्स की क्या बताती है, एक्शनेबल क्लेम जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, पढ़ी है गुड्स की डेफिनेशन हमने। देयरफॉर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, इसलिए स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को क्या ट्रीट किया जाएगा, सप्लाई तो है, किस चीज की सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो हमने बता दिया।
Based on above discussion, both physical and online casino provided by Imperial Casino are treated as a specified actionable claim, hence excluded from Schedule 3 and therefore it is taxable. ठीक है, तो क्या बात हो गई यहाँ पे कि भाई ये जो है क्या नाम है, फिजिकल ऑनलाइन कैसीनो जो दोनों भी है वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में आता है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में आता है, और शेड्यूल 3 से इसको एक्सक्लूड किया गया, शेड्यूल 3 से एक्सक्लूड किया हुआ है, हमने देखा ऑलरेडी, तो वो टैक्सेबल है. Casino provided by Imperial Casino will be treated as supply of goods and the rate of GST is 28%. So आंसर हमने दे दिया. कसिनो आपसे पूछा था टैक्सेबिलिटी कसिनो की, कसिनो विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इट विल बी टैक्सेबल. तो हमको सिर्फ ये एक लाइन में आंसर नहीं लिखना है एग्जाम में, बिल्कुल नहीं लिखना है, मार्क्स ही नहीं मिलेंगे. हमको पूरे मार्क्स चाहिए, तो हमको पूरे लीगल प्रोविजंस एग्जामिनर को बताना है कि हमको पता है, तब हमको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, एक सीए बनाना है एग्जामिनर को, तो उसको देखना पड़ता है कि आपके पेपर में आपके वो स्पार्क है कि नहीं, वो ग्रिप है कि नहीं. वो स्पार्क तभी समझ में आएगा आपका लीगल प्रोविजंस पे क्या होल्ड है. तो यहाँ पे क्या क्या मेंशन करना है, शेड्यूल 3 मेंशन करना है आपको. उसके बाद में आपको क्या मेंशन करना है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में कसिनोज आते हैं, आपको बताना पड़ेगा. गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम आते हैं, इसीलिए इसे सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया जाएगा और इस पे जीएसटी लगेगा, इस पे जीएसटी लगेगा. ठीक है, पहला सवाल तो हमने बता दिया, इन्होंने हमसे पूछा था टैक्सेबिलिटी. सेकंड पूछा कि भाई टैक्स कौन भरेगा, इंपीरियल कैसीनो क्यों एज सप्लायर माना जाएगा और उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा कि नहीं. तो भाई अब हमने देख ली डेफिनेशन सप्लायर की भी अमेंड हो गई. एग्जामिनर क्या चाह रहा है आपसे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में सप्लायर उसको मानेंगे कि नहीं. तो अब आपको रेफरेंस क्या देना पड़ेगा, सप्लायर की डेफिनेशन का, सप्लायर की डेफिनेशन का. बस यस और नो में आंसर नहीं लिखना है, क्या बताना पड़ेगा हमको, डेफिनेशन ऑफ सप्लायर प्रोवाइड्स दैट एनीवन हु डायरेक्टली ऑर्गेनाइज कर रहे हो या अरेंज कर रहे हो, क्या सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, इंक्लूडिंग क्या आ जाता है इसमें, चाहे आप ऑपरेट कर रहे हो कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म से, आपको सप्लायर ट्रीट किया जाएगा. दिस अप्लाइज की सप्लायर जो क्लेम कर रहा है पर्सनली या थ्रू द प्लेटफॉर्म, उसे सप्लायर क्या मान लिया जाएगा यहां पे. ठीक है, इंपीरियल कैसीनो ऑपरेट कर रहे हैं बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. मेन पॉइंट आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, फिजिकल ऑनलाइन दोनों, फॉर कैसीनो गेम्स and online gambling, is recognized as supplier as Imperial Casino is supplying the game personally and through the platform also, it will be recognized as supplier. ठीक है, तो ये देखो कैसे कर रहे हैं इंपीरियल कैसीनो, यहाँ पे पर्सनल, यहाँ पे फिजिकल भी चल रहा है उनका, ऑनलाइन भी चल रहा है कैसीनो, तो दोनों भी आते हैं. हमने डेफिनेशन में देखा कि कोई भी कैसे भी यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है या अरेंज कर रहा है सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, उसको तो सप्लायर मानना ही है. पहली बात, इसमें वो भी आ जाएंगे जो ओन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, क्या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, उसे सप्लायर मानेंगे. तो आप अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, आप सप्लायर हो. चाहे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ओन कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो या मैनेज कर रहे हो, क्या सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, तो कोई भी ऑनलाइन यहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म से, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से, तो भी आपको सप्लायर माना जाएगा. तो सप्लायर में तो इंपीरियल कैसीनो जो फिजिकली यहाँ पे कैसीनो दे रहे हैं, यहाँ पे कैसीनो जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए भी उन्हें सप्लायर माना जाएगा. ऑनलाइन के लिए जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए भी उन्हें सप्लायर माना जाएगा. यस, इंपीरियल कैसीनो एज द सप्लायर बिकम्स लायबल टू पे जीएसटी. तो यहाँ पे सप्लायर की डेफिनेशन का रेफरेंस देना इंपॉर्टेंट था, सप्लायर की डेफिनेशन का रेफरेंस देना इंपॉर्टेंट था. ठीक है, तो ये क्या चीज है भाई, ऑनलाइन यहाँ पे गेमिंग की भी बात हो रही है, कसिनो की भी बात हो रही है, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, किसी की भी बात करो. अब आप स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की बात करो, चाहे लॉटरी हो, चाहे बेटिंग हो, चाहे गैम्बलिंग हो, चाहे कसिनोज हो, चाहे हॉर्स रेसिंग हो, चाहे ऑनलाइन मनी गेमिंग हो, सबको स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम बोला है. और अब वो क्या होंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड लायबल टू जीएसटी एट द रेट ऑफ 28%. अदर एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 के हिसाब से उसे सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. ठीक है, तो शेड्यूल 3 की एक एंट्री में छोटा सा अमेंडमेंट है, क्या हो गई है एंट्री अब, शेड्यूल 3 की एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम. ठीक है, तो ये एक अमेंडमेंट हुआ. अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम स्पेशली ऑनलाइन मनी गेमिंग में ऐसे बहुत सारी जगह पे अमेंडमेंट्स आए, बहुत सारी जगह अमेंडमेंट्स आए. हम क्या करते हैं यहाँ पे कंटिन्यूएशन में यहीं पे ही अमेंडमेंट्स करते हैं. इंटरलिंकिंग आपके लिए इजी होगी क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो कि मुझे स्ट्रांगली लगता है आना चाहिए. तो अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग पे आया तो क्या होगा, आपसे एक ही क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा जिसपे सारे प्रोविजंस पूछे जाएंगे. सो हम क्या करेंगे, यहीं पे आगे हम सारे प्रोविजंस करते जाएंगे. तो एक अमेंडमेंट तो ये हमने किया शेड्यूल 3 वाला. अब आओ चार्ज वाले चैप्टर में. चार्ज वाले चैप्टर में सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट किसकी बात करता था, याद है क्या, लेवी ऑफ आईजीएसटी की बात करता था. उसमें एक प्रोविजो था, वो क्या बताता था,
वो बड़ी सिंपल सी बात करता था, मैम इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में गुड्स का अगर इंपोर्ट किया तो उसे कैसे होता था भाई, उस केस में मैम लेवी होती थी कस्टम्स के हिसाब से, वैल्यू देखी जाती थी कस्टम्स के हिसाब से। जब ड्यूटी ऑफ कस्टम यहाँ पे लेवी की जा रही है उसी टाइम पे आईजीएसटी लेवी किया जाता था। पढ़ा था क्या? हाँ बिल्कुल पढ़ा था। वहां पे वही है, उसमें कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए, क्या? अदर देन गुड्स एज में बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। पहले क्या प्रोविजन था देखते हैं एक बार, और अभी क्या अमेंडमेंट आया है और क्यों आया है वो देखते हैं, और फिर उसका केस स्टडी देखेंगे। सो क्या प्रोविजन था? प्रोवाइडेड दैट आईजीएसटी ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, आईजीएसटी लगता है गुड्स पे, जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं इंडिया में, जब गुड्स इंपोर्ट होते हैं तो ऑब्वियसली आईजीएसटी लगता है। शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट। उसका लेवी और कलेक्शन किसके हिसाब से होगा? उसका लेवी और कलेक्शन होगा सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट के हिसाब से। था ये पहले भी यही बात थी। ऑन द वैल्यू डिटरमाइन अंडर द सेड एक्ट, जो वैल्यू डिटरमाइन होगी उस एक्ट में। कब होगा? और एट द पॉइंट व्हेन द ड्यूटी ऑफ कस्टम आर लेविड ऑन सेड गुड्स, जब ड्यूटीज ऑफ कस्टम यहाँ पे लेवी हो रही है उसी टाइम आईजीएसटी भी लेवी हो जाएगा। सो इंपोर्ट के केस में कस्टम्स को पावर दिया हुआ था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में कस्टम्स को पावर दिया हुआ था कि भाई आप क्या कर लो, उसको लेवी और कलेक्ट कर लो, जब कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो उसी टाइम पे वैल्यू भी कस्टम्स के हिसाब से ही ले लो। तो ये क्या बात थी? ये पहले बात थी। अभी क्या अमेंडमेंट आया? अभी बेटा बस ये जो रेड में है ये इतनी सी बात अमेंडमेंट में डाली इन्होंने, क्या? अदर देन गुड्स एज में बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। अदर देन नोटिफाइड गुड्स पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो प्रोविजो क्या बोल रहा है? आईजीएसटी ऑन गुड्स अदर देन गुड्स एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। तो नोटिफाइड गुड्स को हटा दो, नोटिफाइड गुड्स पे ये प्रोविजन नहीं लगेगा। तो उसके केस में लेवी कैसे होगी? सिंपल, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 के हिसाब से लेवी होगी आईजीएसटी की, ठीक है। तो अदर देन गुड्स नोटिफाइड, नोटिफाइड गुड्स के अलावा बाकी सब पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम कोई पावर है। नोटिफाइड गुड्स में किसको रखा है इन्होंने? यहां पे बात करेंगे ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग, भाई ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या है भाई? अब वो इंटेंजिबल गुड्स है, कस्टम फ्रंटियर क्रॉस तो करता नहीं है, तो उसके केस में इस तरीके से लेवी करना बिल्कुल मुश्किल था। तो क्या बोल दिया गवर्नमेंट ने? ये देखो नोटिफाई कर दिया ऑनलाइन मनी गेमिंग को। द प्रोविजन ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग हैज बीन ऑफिशियली नोटिफाइड, ऑनलाइन मनी गेमिंग हैज बीन ऑफिशियली नोटिफाइड for this purpose, identified for this purpose. As a result, import of specified actionable claim in online money gaming, किसकी बात हो रही है? specified actionable claim में किसकी? सिर्फ online money gaming को यहाँ पे notify किया गया। तो specified actionable claim in online money gaming will be subjected to IGST as import of goods. IGST लगेगा import of goods पे without imposition of customs duty, उसमें customs duty नहीं लगेगी। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के हिसाब से सिंपल लेवी ऑफ आईजीएसटी होगा, प्रोविजन नहीं लगेगा, कस्टम्स के पास में इसको पावर नहीं दिया है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में आपका आईजीएसटी लगेगा, कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी। इट विल बी ट्रीटेड एज इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और उस पर लेवी किसके हिसाब से होगा? सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। प्रोविजन से हटा दिया उसको। एग्जाम्पल देखेंगे, केस स्टडी देखेंगे। स्मार्ट गेमिंग वेंचर्स, अ ग्लोबल ऑनलाइन गेमिंग कंपनी, ठीक है, स्मार्ट गेमिंग वेंचर्स है, ग्लोबल ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, प्लान्स टू इंट्रोड्यूस इट्स पॉपुलर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म टू इंडियन मार्केट। तो ये क्या प्लान कर रहे हैं कि भाई कोई एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म क्या करें, ये इंडियन मार्केट में क्या करें, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। एज अ पार्ट ऑफ इट्स एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, स्मार्ट गेमिंग वेंचर इंटेंड्स टू इंपोर्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम रिलेटेड टू ऑनलाइन मनी गेमिंग। क्या बात हो रही है कि स्मार्ट गेमिंग वेंचर क्या चाहते हैं? इंपोर्ट करना चाहते हैं स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, किससे रिलेटेड? ऑनलाइन मनी गेमिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन मनी गेमिंग से रिलेटेड इनटू इंडिया, ठीक है। सो यहाँ क्या करना चाहते हैं? इंपोर्ट करना चाहते हैं। प्लीज शेड लाइट ऑन हाउ विल द इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम रिलेटेड टू ऑनलाइन मनी गेमिंग विल बी टैक्स्ड इन इंडिया। तो आपको क्या बताना है? आपको सिंपल सी बात बतानी कि ऑनलाइन मनी गेमिंग को अगर इंपोर्ट करेंगे इंडिया में तो क्या टैक्सेबिलिटी होगी। तो सिंपल सी बात है, आपको बता देना है। The import of specified actionable claim related to online money gaming into India will be what? It will be subjected to GST. It will be subjected to GST. Online money gaming are notified to be taxed under IGST without applicability of customs duty. क्या बोल दिया? ऑनलाइन मनी गेमिंग को कैसे करना है? नोटिफाइड टू बी टैक्स्ड अंडर आईजीएसटी विदाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, एंड द इंपोर्ट ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग इज नाउ ट्रीटेड एज व्हाट? इंपोर्ट ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू जीएसटी एट द रेट ऑफ 28%। ठीक है, आपको यहाँ पे ये बता देना है। इसमें आप स्पेसिफिकली ये भी बता सकते हो कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में क्या आता है? ऑनलाइन मनी गेमिंग आता है,
ठीक है, और उसके इंपोर्ट में क्या प्रोविजंस लगते हैं, हमारे सेक्शन 5(1) के प्रोविजंस लगेंगे और उसमें इन प्रोविजनों के अंडर नोटिफाई किया गया है और क्या बोला गया है, ऑनलाइन मनी गेमिंग पे क्या लगेगा, IGST लगेगा एज इंपोर्ट ऑफ गुड्स और उस पे GST लगेगा 28% पे। दैट्स इट। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना रहेगा एग्जाम में, यहां पे हमने समझने के लिए देखा। अब आगे आओ, वैल्यू वाले चैप्टर में आ जाए। वैल्यू वाले चैप्टर में हम देखेंगे यहां पे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन केस ऑफ कैसीनो प्रिस्क्राइब। सप्लाई के चैप्टर में क्या पढ़ा है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सप्लाई है, GST लगेगा। अब वैल्यू क्या लेना है, वैल्यू क्या लेना है, तो यहां बताया है ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए और कैसीनो के लिए यहां पे बताया है। ठीक है, सो देखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में वैल्यू क्या लेना, भाई स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम से आपने बोल दिया सप्लाई है, GST लगेगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, टैक्सेबल सप्लाई है, GST लगेगा। अरे पर GST किस वैल्यू पे लगाए हैं, क्या वैल्यू रहेगी ऑनलाइन मनी गेमिंग पे, तो वैल्यू बताया किसने, यहां पे रूल इंसर्ट किया 31B इंसर्ट किया, 15 सबसेक्शन 5 जो है बेटा उसके अंडर रूल्स इंसर्ट किए, 31B रूल आया और रूल 31B बता रहे हैं क्या कि वैल्यू क्या लेना है, किस केस में, ऑनलाइन मनी गेमिंग की बात हो रही है। ऑनलाइन मनी गेमिंग के देखेंगे, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन्वॉल्व इन ऑनलाइन मनी गेमिंग शैल बी टोटल अमाउंट पेड और पेएबल to or deposited with the supplier by way of money or money's worth including virtual digital asset by or on behalf of player। क्या बात हो रहा है, जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो या पे करने वाले हो या डिपॉजिट करे हो सप्लायर को, पैसे दे सकते हो, पैसे की मनी वर्थ दे सकते हो, कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट दे सकता है, चाहे प्लेयर दे सकता है या उसके बिहाफ में कोई और दे सकता है। तो जो भी पैसा आपने सप्लायर को दिया है, जो भी पैसा आपने अभी दिया है या देने वाले हो या डिपॉजिट किया है अपने सप्लायर को, आपने किया है आपके बिहाफ में, किसी और ने किया है, चाहे वो आपने मनी में किया, मनीज वर्थ में किया, कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट में किया, वो सब कुछ मिला के क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। हाउएवर एनी अमाउंट रिटर्न और रिफंडेड बाय सप्लायर, अब अमाउंट आपको अगर सप्लायर ने कुछ रिफंड कर दिया या रिटर्न कर दिया टू द प्लेयर फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से आपको सप्लायर ने पैसे वापस किए, रिफंड किया, रिटर्न किया, whatsoever including player not using the amount paid or deposited with the supplier, आप यूज नहीं कर रहे थे तो आपने रिफंड ले लिया विद द सप्लायर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एनी इवेंट, मतलब कि आपने क्या किया, यहाँ पे यूज नहीं, यहाँ पे आपने कुछ अमाउंट पे किया था या डिपॉजिट किया था कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट आपने नहीं यूज किया तो आपने वापस ले लिया। शैल नॉट बी डिडक्टेबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, देखो क्या बोल दिया, उसको डिडक्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को पूरे पे टैक्स चाहिए, जो पैसा एक बार सप्लायर को आपने दिया पूरे पे टैक्स ले लेंगे। अब उसने रिफंड कर दिया, रिटर्न कर दिया, माइनस नहीं करेंगे। आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे चलेगा, भाई यही प्रोविजन है, मैं नहीं बोल रही हूँ, गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कोई भी अमाउंट रिटर्न और रिफंड हो कुछ माइनस नहीं होगा, हमको पूरे पे टैक्स चाहिए। जो पैसा आपने दिया सप्लायर को या देने वाले हो या डिपॉजिट किया, आपने दिया, किसी ने भी दिया आपके बिहाफ में, वो पूरे पैसे पे हमको GST चाहिए। कोई अमाउंट रिटर्न हुआ है, रिफंड हुआ है, माइनस नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, सिंपल सी बात। अब एक बार कैसीनो के केस में भी देखेंगे, बड़ा सिंपल सा है, उसके बाद यहां पे क्या देखेंगे हम, इसका एग्जांपल केस स्टडी देखते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन केस ऑफ कैसीनो के केस में देखते हैं। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन कैसीनो शैल बी टोटल अमाउंट पेड और पेएबल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेयर। तो कैसीनो के केस में क्या वैल्यू है, जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो, जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो या पे करने वाले हो, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेयर, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेयर। ठीक है, तो जो भी अमाउंट आपने पे किया है या आप पे करने वाले हो फॉर, चाहे हो सकता है कैसीनो में आपने परचेज किए टोकन्स, चिप्स, कॉइन्स, टिकट्स या किसी भी नाम से जो भी कहलाए जा रहे हैं वो फॉर यूज इन कैसीनो। ठीक है, तो कोई भी टोकन्स के लिए, चिप्स के लिए, जो भी पैसा आपने दिया है, कॉइन्स के लिए, टिकट्स के लिए, जो भी वो परचेज करने के लिए आपने पैसा दिया है वो आपकी वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा, जो भी अमाउंट आपने पे किया या पेएबल है आपके बिहाफ में, प्लेयर के बिहाफ में, किस चीज के लिए, चाहे टोकन्स के लिए, चिप्स के लिए, कॉइन्स के लिए, यहाँ पे टिकट्स के लिए, परचेज के लिए, इन सभी, इनमें से किसी के भी परचेज के लिए, जो भी नाम से बोलते हो,
कोई यहाँ पे टोकन्स बोल सकता है, कोई चिप्स बोल सकता है, कोई कॉइन्स बोल सकता है, यहाँ पे टिकट्स बोल सकता है, किसी भी नाम से बोल सकता है, कोई भी नाम हो। तो ये परचेज करने के लिए जो भी पैसा आपने दिया, और कोई पैसा अगर आपने दिया फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एनी इवेंट, कोई गेम चल रहा हो, स्कीम, कंपटीशन या कोई भी एक्टिविटी या प्रोसेस हो सकती कसिनो में, वेयर इन केस वेयर टोकन चिप्स कॉइन्स बाय व्हाटएवर कॉल्ड आर नॉट रिक्वायर्ड, या आपने कोई और पैसा दिया भाई जहां पे यहाँ पे ये नहीं चल रहा है, आप कसिनो में गए, वहां पे आपने 10,000 के तो टोकन्स ले लिए, अब वहां पे कोई गेम या कोई एक्टिविटी हो रही है, उसके लिए आपने और अलग से पैसे दिया, तो वो भी आ जाएगा, उसके लिए चिप्स कॉइन्स वगैरह काम नहीं आ रहे, उसके लिए अलग से आपने पैसे दिए, तो वो जो भी पैसा दिया, वो सब वैल्यू में आ जाएगा, सब पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो कसिनो में क्या बोला इन्होंने, वैल्यू क्या रहेगी, जो भी पैसा आपने दिया है या आप देने वाले हो, किस चीज के लिए, परचेज ऑफ वॉट एवर टोकन चिप्स कॉइन्स वगैरह, वॉट एवर नेम कॉल्ड, या कोई इवेंट में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई गेम हो सकती है, कोई स्कीम हो सकता है, कोई कंपटीशन हो सकता है, या कोई भी एक्टिविटी प्रोसेस हो सकती है कसिनो में जहां पे ये टोकन्स वगैरह नहीं चल रहे, उसके लिए जो भी पैसा दिया वो सब आपके वैल्यू में आ जाएगा। अगेन वही बात बोल दी, एनी अमाउंट रिटर्न और रिफंडेड बाय द कसिनो, पैसा कुछ भी रिटर्न किया या रिफंड किया कसिनो ने आपको, टू द प्लेयर ऑन रिटर्न ऑफ टोकन कॉइन्स चिप्स टिकट्स, आपके पास अगर गलती से बच गए कॉइन्स टिकट्स, आपने वापस किया, और क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे आपने उनको कॉइन्स टिकट्स वापस किए, आपको पैसा दिया, ठीक है, तो जो भी अमाउंट आपको रिटर्न किया रिफंड किया, शेल नॉट बी डिडक्टेबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन कसिनो, उसको माइनस नहीं करने का वैल्यू से। बड़ा सिंपल सी बात है, जो आपने पैसा दिया देने वाले हो उसको पूरे को ले लेने का, जो अमाउंट रिफंड रिटर्न हो रहे उसको माइनस नहीं करना है वैल्यू से। गवर्नमेंट बोल रहा है जो एक बार पैसा दे दिया उस पर ही हम जीएसटी लेंगे। अब आपके कॉइन्स बच गए थे, आपने रिटर्न किया, कसिनो वाले ने आपको पैसा दिया, बट वो वैल्यू में से माइनस नहीं होगा, जीएसटी तो पूरे पे लग गया पहले ही। ठीक है, सो ये बात है। एक्सप्लेनेशन आया, एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है भाई, 31B के लिए और 31C के लिए, 31B किसकी बात कर रहा है, ऑनलाइन मनी गेमिंग, 31C किसकी बात कर रहा है, कसिनो। दोनों भी केस में क्या बोला कि भाई जो भी पैसा आपको रिसीव हो रहा है, जो भी पैसा आपको रिसीव हो रहा है, क्योंकि आपने कोई इवेंट जीता फॉर एग्जांपल वहां पे, और आपने क्या किया, वो पैसे को कोई फर्दर इवेंट के लिए यूज कर लिया, फर्दर इवेंट के लिए यूज कर लिया, तो उसे नहीं माना जाएगा कि कोई अमाउंट आपने पे किया है या आपने यहाँ पे क्या किया है, डिपॉजिट किया है सप्लायर के पास। तो उस केस में ऑब्वियसली उसको फिर वैल्यू में नहीं लिया जाएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो वैल्यू में नहीं आएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ रूल 31B एंड C, एनी अमाउंट रिसीव बाय द प्लेयर, कोई भी पैसा अगर प्लेयर रिसीव कर रहा है बाय विनिंग एनी इवेंट इंक्लूडिंग गेम, स्कीम, कंपटीशन और एनी अदर एक्टिविटी, क्या बात हो रही है, कोई भी अमाउंट अगर रिसीव कर रहा है प्लेयर बाय विनिंग एनी इवेंट विच इज यूज फॉर प्लेइंग बाय द सेट प्लेयर इन फर्दर इवेंट, जो उसने यूज किया है फॉर फर्दर इवेंट विदाउट विड्रॉल, विदाउट विड्रॉइंग, विड्रॉ नहीं किया और यूज किया उसने फर्दर इवेंट के लिए, शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड विद द सप्लायर ऑन बिहाफ ऑफ द सेट प्लेयर, उसे नहीं माना जाएगा कि उसने कोई अमाउंट डिपॉजिट किया है यहाँ पे या पे किया है सप्लायर को। सिंपल सी बात है, अगर कोई पैसा आप जीतते हो और आपने उसको फर्दर यूज किया किसी और इवेंट के लिए विदाउट विड्रॉइंग, तो उसे नहीं माना जाएगा कि आपने कोई अमाउंट पे किया है और उस पर जीएसटी नहीं लगेगी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये हमने क्या पढ़ा, 31B और C ऑनलाइन मनी गेमिंग और कसिनो के केस में कैसे वैल्यू निकालना, क्या वैल्यू रहेगी वो बताया ये रूल्स ने, 15 सबसेक्शन 5 के अंडर ये रूल्स आए। अब 31A ऑलरेडी था, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग के लिए रूल ऑलरेडी था, ऑनलाइन मनी गेमिंग और कसिनो के लिए नए रूल आ गए। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा भाई, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, तो सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जब पैसा आ रहा है तब। ठीक है, अब टेक्निकली समझेंगे कि भाई प्रोविजंस कैसे आ रहे हैं। देखो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या है, गुड्स है, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई किससे होता है, सेक्शन 12 से पता चलता है, सेक्शन 12 से पता चलता है। अब एक नोटिफिकेशन आया था, आपको याद हो तो 66/17, उसने क्या बोला कि गुड्स के केस में जनरली, बाकी सारे गुड्स की बात हो रही है यहाँ, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, सारे गुड्स के केस में क्या बोला उन्होंने कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, आप डिटरमाइन करो 12/2A के हिसाब से, मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, उसके हिसाब से डिटरमाइन होगा। और क्या बोला भाई, यहाँ पे उनको एग्जेम्प्ट कर दिया, जब एडवांस रिसीव हो रहा है उस टाइम पे कोई टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर नहीं होगा, उसको वो एग्जेम्प्ट कर दिया। तो ये सारे गुड्स के लिए था, सारे गुड्स के लिए था, नोटिफिकेशन नंबर 66/17 लगता था। अब क्या बोला गया, विथ इफेक्ट फ्रॉम, सबसे पहले ये देखेंगे, पहले क्या था ये देखते हैं,
सारे गुड्स, बाकी सारे गुड्स की बात करें, नोटिफिकेशन नंबर 66/17 क्या बोलता था, ये देख रहे हैं। नोटिफिकेशन नंबर 66/17 वाज अर्लियर इशूड टू एग्जेम्प्ट ऑल रजिस्टर्ड पर्सन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांसेस। जब एडवांस रिसीव हो रहा है, उस टाइम आपको एग्जाम किया गया था। और सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या बोला था, प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई स्पेसिफाइड इन 12(2)(a)। तो सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में बिना दिमाग लगाए हम क्या करते थे, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता था, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, टाइम ऑफ सप्लाई होता था। नाउ with effect from 1/10/23 said notification has been amended, इसको amend किया to exclude registered person making supply of specified actionable claim। इससे exclude कर दिया, इस notification से exclude कर दिया किसको, जो supply कर रहे हैं specified actionable claim from the said exemption, उनको ये exemption नहीं लगेगा। and in case of specified actionable claim the tax can be paid at the time of receipt of payment for such supply by the supplier। और क्या बोला कि जब पैसा आ रहा है एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट ही आपने क्या कर देना है, टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर होगा। भाई सिंपल है, कसिनो गए, टोकन खरीदे, आपने पैसे दिए, टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो गया आपका। क्या बोल दिया, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो गया। तो क्योंकि इसको ये नोटिफिकेशन का जो एग्जेम्पशन था ये नहीं लगता है, इनको एक्सक्लूड किया गया है, किन लोगों को, जो सप्लाई कर रहे हैं स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के सप्लाई के केस में टाइम ऑफ सप्लाई हमारा कब ट्रिगर होता है, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे राहुल अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू गोवा ग्लैमर कसिनो। राहुल क्या है, एक फ्रीक्वेंट विजिटर है गोवा ग्लैमर कसिनो में। इन गोवा ऑन December 31st 23 enjoyed an evening of gaming where he purchased casino tokens of 10,000। बढ़िया, न्यू ईयर मनाने राहुल गया कहाँ, गोवा। गोवा में उसने 10,000 रुपए के कसिनो के टिकट्स खरीदे, बढ़िया। Additionally, he paid 5,000 for an upcoming special gaming event scheduled for the weekend at the casino। और उसने 5,000 रुपए पे किए, भाई कोई एक गेम वेम होने वाला होगा उसके लिए उसने 5,000 रुपए पे किए। ठीक है, alongside this he contemplates returning some of the unused tokens valued ₹2,000। और उसने क्या किया, 2,000 रुपए के कुछ टोकन्स उसके बच गए होंगे, वो उसने उससे वापस कर दिए। The Goa Glamour Casino is now interested in understanding potential GST, time of supply and value of supply concerning the purchase of token and advance payment for the event। गोवा ग्लैमर कसिनो आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई आप बताओ कि टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू क्या रहेगा इसका। ठीक है, किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू शेड लाइट ऑन द रिलेवेंट प्रोविजंस। आपको बताना है कि भाई क्या इसका रिलेवेंट प्रोविजंस है। सो द कसिनो शैल पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट दैट इज ऑन 31st December 2023 इज व्हाट, टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पे क्या बात हुई, टाइम ऑफ सप्लाई उनका कब हो जाएगा, रिसीट ऑफ पेमेंट, जब पैसा आया तब उनका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा ट्रिगर फॉर दीज सप्लाई। The value of supply will include 10,000 spent by Rahul on tokens and 5,000 on advance payment on the same date। मतलब 15,000 रुपए वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, 15,000 हो जाएगी। टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया, 31st December 2023। As per Rule 31C, any potential refund for return tokens or other reason does not deduct from this value of supply। वो डिडक्ट नहीं कर रही है गवर्नमेंट को पूरे 15,000 पे टैक्स चाहिए। Thus, even if Rahul contemplates returning tokens value 2,000, the overall value of supply would be 15,000। वैल्यू ऑफ सप्लाई 15,000 ही रहेगी और उस पे जीएसटी लगेगा 28% से, उस पे जीएसटी लगेगा 28% से। ठीक है, सो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है भाई, जो भी पैसा आप दे रहे हो सप्लायर को, जो भी परचेज ऑफ टोकन टिकट्स के लिए, गेम के लिए जो भी पैसा दे रहे हो वो सब कुछ आपकी वैल्यू में आ जाएगा। परंतु आप अगर कोई अमाउंट रिटर्न कर रहे हो या रिफंड, आपको कोई अमाउंट रिटर्न हो रहा है या रिफंड हो रहा है, वो आपकी वैल्यू में नहीं आएगा, वो आपकी वैल्यू में नहीं आएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट ही इसका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो जाएगा गुड्स का। गुड्स ऑफ व्हाट, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का, सिर्फ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का। बाकी सारे गुड्स के केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर। पर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के सप्लाई के लिए ये गुड्स हैं और इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। आई होप इट इज क्लियर। आगे आएंगे अब रजिस्टर, अब यही मेन अमेंडमेंट्स थे बेटा, इसके अलावा छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है, देखते हैं यहाँ पे हम एक बार। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है। सेक्शन 24 पढ़ा था क्या, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का उसमें क्या बोल दिया कि भाई एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भी ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रोवाइड कर रहा है, कहां से, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया,
टू अ पर्सन इन इंडिया, और इंडिया में किसी को प्रोवाइड कर रहा है तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रहेगा। याद है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे हमने पॉइंट्स पढ़े थे अलग अलग केसेस में, कब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगता है। तो अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग कोई प्रोवाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया से, आउटसाइड इंडिया से किसको, किसी भी पर्सन को इंडिया में प्रोवाइड करो ना, तुम किसी भी पर्सन को इंडिया में प्रोवाइड करो, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आया, और साथ में ये भी आया एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम आई उन लोगों के लिए, एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम आई फॉर अ पर्सन सप्लाइंग OIDR सर्विस के लिए जो लगती थी फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू NTOR, also made applicable for a person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India. So आप online money gaming from a place outside India to a person in India कर रहे हो तो आपको एक simplified registration scheme दे दी जो OIDR वालों को दी थी. So rule 8 has been amended to exclude a person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India from declaring their PAN and state or union territory for applying registration. Instead, simplified registration scheme earlier prescribed for a person OIDR services from a place outside India has also been made applicable to such person. तो भाई आपको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको रूल 8 में अमेंडमेंट किया गया, और जो भी पैन स्टेट वगैरह डिक्लेयर करना होता था अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन, वो सब चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड आपको एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम दी हुई है, यहाँ पे जो स्कीम OIDR वालों को थी वही आपको भी दे दी गई है। ठीक है, तो ये एक अमेंडमेंट आया। इसके अलावा हाँ, एक अमेंडमेंट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट के चैप्टर में अगर हम आएंगे, बेटा टिक करते जाओ, ये अमेंडमेंट्स हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं। टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट के चैप्टर में आओ। इन केस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय or through ECO or by supplier of OIDR service to unregistered recipient, tax invoice to contain the name of the state irrespective of value of supply. देखो relevant provision है यहाँ पे, रूल 46 का relevant extract लिया है मैंने, तो हम रूल 46 जो है हम यहाँ पे इसका relevant extract पूरा ही पढ़ते हैं। क्या बात हो रही है यहाँ पे, देखो रूल 46 क्या बताता था, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस बताता था। टैक्स इनवॉइस का कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है, आपको पता है, कंटेंट्स दिए वो आपके इनवॉइस में होना चाहिए, वो आपके इनवॉइस में होना चाहिए, जैसे कि नेम ऑफ सप्लायर, GST एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, वहां पे एक पॉइंट था, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, सामने वाला रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 या उससे ज्यादा है, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे जो रिसिपिएंट है, जिसको भी मैं यहाँ पे, जो भी मेरा रिसिपिएंट है उसको यहाँ पे क्या बात हो रही है, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो मैं दे रही हूँ वो 50,000 या उससे ज्यादा है, तो उस केस में आपकी इनवॉइस में नाम, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विद द नेम ऑफ द स्टेट एंड इट कोड रहना जरूरी था। किसकी बात हो रही है, वैल्यू ऑफ सप्लाई जब 50,000 या उससे ज्यादा है, तो टैक्स इनवॉइस के केस में कंटेंट्स की बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ इनवॉइस आपका 50,000 या उससे ज्यादा है, तो उस केस में आपकी टैक्स इनवॉइस में नाम होना चाहिए रिसिपिएंट का, एड्रेस होना चाहिए रिसिपिएंट का, एड्रेस ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए अलोंग विथ नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स कोड। ठीक है, ये 5 चीजें होनी चाहिए, क्या क्या, नाम, एड्रेस, रिसिपिएंट का एड्रेस ऑफ डिलीवरी, नेम ऑफ द स्टेट और उसका स्टेट का कोड, ये 5 चीजें होनी चाहिए जब वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 या उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। लेस देन 50,000 अगर रहता है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन रिक्वेस्ट कर सकता है, पर कुछ कंपलसरी नहीं है ये सब। अनरजिस्टर्ड पर्सन में स्टिल रिक्वेस्ट द अफॉरसेड डिटेल्स टू बी रिकॉर्डेड इन द टैक्स इनवॉइस, बट कोई कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे 20,000 रुपए का अगर आपने यहाँ पे अगर सप्लाई किया तो कोई कंपलसरी नहीं है, आपको ये सारी डिटेल्स कोई जरूरत नहीं है। अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो, अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो, उस केस की बात हो रही है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ, अब ये प्रोविजो इंसर्ट किया, प्रोविजो में चेंज किया, थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये चेंज, ऑनलाइन मनी गेमिंग से रिलेटेड ये बेटा। Provided that in cases involving supply of online money gaming or in case where any taxable service is supplied by or through ECO or by supplier of OIDR services to a recipient who is unregistered. So अगर कोई online money gaming supply कर रहा है या कोई सर्विस सप्लाइड कर रहा है बाय या थ्रू ECO या सप्लायर है OIDR सर्विस का, ठीक है, ये तीनों लोगों की बात की कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो ऑनलाइन मनी गेमिंग, या आप सप्लाई कर रहे हो सर्विस बाय और थ्रू ECO, या अगर आप OIDAR सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप ये सब प्रोवाइड कर रहे हो, ये तीनों में से कुछ भी आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हो, then irrespective of the value of supply, even if it is less than 50,000, भले से 3,000 रुपए की वैल्यू हो ना, irrespective of value of supply, the tax invoice issued by registered person shall contain
नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रिसिपिएंट एंड द सेम शैल बी डीम्ड टू बी एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रिसिपिएंट। उस केस में नेम ऑफ द स्टेट बोल दिया कंपलसरी है। ये तीनों भी केस में क्या बोल दिया, नेम ऑफ द स्टेट कंपलसरी है। पहले ये दो हुआ करते थे, ऑनलाइन मनी गेमिंग को अभी डाल दिया। पहले सप्लायर ऑफ सर्विस यहाँ पे बाय और थ्रू ईसी और सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विस था, अभी क्या कर दिया इन्होंने, ऑनलाइन मनी गेमिंग को भी यहाँ पे डाल दिया। तो क्या सिंपल सी बात है, ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय और थ्रू ईसीओ के केस में, और थर्ड ओआईडीआर सर्विस। अगर ये आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब भले लेस देन 50,000 भी हो, यहाँ पे 2,000 रुपए की भी हो ना, नेम ऑफ द स्टेट ऑफ रिसिपिएंट डालना पड़ेगा। नेम ऑफ द स्टेट ऑफ रिसिपिएंट डालना पड़ेगा और उसी को मान लिया जाएगा एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, उसको ही मान लिया जाएगा एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, ये सिंपल सी बात आई, ये सिंपल सा अमेंडमेंट एक आया। सो एग्जांपल देखेंगे, गेम मास्टर प्राइवेट लिमिटेड क्या है, एक रजिस्टर्ड ऑनलाइन गेमिंग कंपनी, गेमिंग सर्विसेज दे रही है अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल राहुल को, महाराष्ट्र में रहता है। डज इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द स्टेट सफिशिएंट इन द टैक्स इनवॉइस? यस। यहाँ पे क्या हो रही है, ऑनलाइन मनी गेमिंग दे रहे हो आप, किसको दे रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो। तो क्या बोल रहा था यहाँ पे, हमने रूल 46 में देखा, नेम ऑफ द स्टेट लिखोगे वो भी सफिशिएंट होगा। सो अकॉर्डिंग टू रूल 46, व्हेन गेम मास्टर इशूज अ टैक्स इनवॉइस टू राहुल फॉर गेमिंग सर्विसेज, इट मस्ट इंक्लूड नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रिसिपिएंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। बेटा नेम ऑफ द स्टेट रहेगा ये तीनों भी केसेस में। एडिशनली राहुल एड्रेस in Maharashtra as mentioned in the invoice will be deemed to be address on record. This rule applies regardless of what value of gaming. Value of gaming ये rule क्या होगा, apply होगा बेटा, value of gaming ये rule apply होगा। ठीक है, अब आगे आएंगे। रिटर्न्स के चैप्टर में बेटा एक अमेंडमेंट आया, अब इनको रिटर्न कब भरना है, ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को रिटर्न कब भरना है, सारी बातें कर ली हमने। सप्लाई क्या होगी, वैल्यू क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसके बाद हमने क्या बात कर ली, यहाँ पे हमने देख लिया कि इसकी टैक्स इनवॉइस पे क्या रहेगा। अब रिटर्न कौन सा भरना है इनको, तो इनका रिटर्न रहेगा जीएसटीआर 5 है, जीएसटीआर 5 है। ठीक है, ओआईडीआर वालों को लगता था, अब इनको भी लगेगा। क्या है देखेंगे, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इधर प्रोवाइडिंग, आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप प्रोवाइड कर रहे हो क्या, ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया। ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रोवाइड कर रहे हो कहां से, आप फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया प्रोवाइड कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ओआईडीआर सर्विस यहां पे ले रहे हो, ओआईडीआर वालों को तो ये पहले भी लगता था, ओआईडीआर सर्विस फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू एनटीओआर को आप प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे, या टू अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एनटीओआर को प्रोवाइड कर रहे हो। एनटीओआर की डेफिनेशन में भी अमेंडमेंट हुआ है, देखेंगे। सो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई अगर आप ओआईडीआर सर्विसेज दे रहे हो, एनटीओआर को दे रहे हो भले, या किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो अदर देन एनटीओआर, दोनों भी केस में आपको रिटर्न कौन सा फर्निश करना है, जीएसटीआर 5 है। सो पहली बात, अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग दे रहे हो फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया। सेकेंड, ओआईडीआर सर्विस दे रहे हो यहां पे आप फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, किसको, या तो एनटीओआर को दे रहे हो, या आप किसको दे रहे हो, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो अदर देन एनटीओआर, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो अदर देन एनटीओआर। तो उस केस में आपको रिटर्न कौन सा फर्निश करना है, जीएसटीआर 5 है, जीएसटीआर 5 है। ऑन और बिफोर 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, कब तक के फर्निश करना है आपको, ऑन और बिफोर 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, कब तक फर्निश करना है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का रिटर्न आपको फर्निश कब तक करना है, ऑन और बिफोर 20th में। ठीक है, तो मंथ कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख के तक या 20 तारीख के पहले आपको रिटर्न फर्निश करना है। रिटर्न का नाम क्या है, जीएसटीआर 5 है, जीएसटीआर 5 है। ठीक है, ये हुआ। और अब एक अमेंडमेंट आएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चैप्टर में, यहां पे भी ऑनलाइन मनी गेमिंग से रिलेटेड सेक्शन 14A इंट्रोड्यूस किया है। सेक्शन 14A इंट्रोड्यूस किया, क्या बात करता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग बाय अ पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन इन इंडिया। बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, किसके लिए बात हो रही है, अगर आप ऑनलाइन मनी गेमिंग दे रहे हो कहां से, आप आउटसाइड इंडिया हो, टू अ पर्सन इन इंडिया दे रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, सो सप्लायर ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग नॉट लोकेटेड इन इंडिया shall in respect of supply of online money gaming by him to a person in India be liable to pay IGST on such supply। भाई गवर्नमेंट को दिख रहा था करोड़ों रुपए बाहर जा रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला है भाई रिस्पॉन्सिबल तो ठहराना पड़ेगा। तो जो भी सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन मनी गेमिंग कहां से,
फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया किसको सप्लाई कर रहे हो आप? टू अ पर्सन इन इंडिया, किसी को भी प्रोवाइड करो ना आप, किसी को भी प्रोवाइड करो। आपकी लाइबिलिटी है क्या? टैक्स पे करने की। किसकी? जो सप्लायर यहाँ पे फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया सप्लाई कर रहा है, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया सप्लाई कर रहा है। और उसको क्या करना है? सप्लायर शैल ऑब्टेन अ सिंपल रजिस्ट्रेशन अंडर सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम। उन्हें सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना है सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर। अब एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी रिप्रेजेंटिंग सच सप्लायर, अगर कोई और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो सप्लायर को, तो उस केस में वो उसको रजिस्ट्रेशन लेना है और उसको आईजीएसटी पे करना है सप्लायर के बिहाफ में। अगर इफ सप्लायर के फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं और रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो भाई अपॉइंट करो, आप अपॉइंट करो टैक्सेबल टेरिटरी में, और जिसको अपॉइंट करोगे वो क्या करेगा? जीएसटी पे करेगा। उसकी लायबिलिटी रहेगी जीएसटी पे करने की, उसकी लायबिलिटी रहेगी जीएसटी पे करने की। इन केस ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद अबव प्रोविजंस क्या होगा? बाय द सप्लायर ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, या जो पर्सन अपॉइंट किया है उस केस में, नॉटस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, रिसीव हो रही है, होस्ट हो रही है, कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स में used for supply of online money gaming by such supplier shall be liable to be blocked for access by the public। तो अगर आपने ये कंप्लाई नहीं किए प्रोविजंस, भाई आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, आपने जीएसटी नहीं पे किया, सप्लायर ने या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसने, तो उस केस में क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट हुई है, ट्रांसमिट हो रही है, रिसीव हो रही है, कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स में यहाँ पे ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए, उसे क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपकी वेबसाइट ही ब्लॉक कर देगी गवर्नमेंट यहाँ पे, ठीक है। सो ये बात है, यहाँ पे सिंपल सी बात है। ये क्या हुआ? सेक्शन 14A आया, सिंपल सी बात बोला उसने क्या? अगर आप ऑनलाइन मनी गेमिंग, अगर आप ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रोवाइड कर रहे हो फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू एनी पर्सन इन इंडिया, आपको रजिस्ट्रेशन लेना है सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंडर और आपको जीएसटी पे करना है सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंडर, और आपको जीएसटी पे करना है, ठीक है। अगर आप नहीं हो यहाँ पे तो आपका रिप्रेजेंटेटिव है अगर, तो वो पे करेगा जीएसटी। रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो अपॉइंट करो, अपॉइंट करो। नहीं करोगे तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट क्या कर सकती है? यहाँ पे ब्लॉक कर सकती है फॉर एक्सेस बाय द पब्लिक, वो ब्लॉक कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एक केस स्टडी देखेंगे। गेम रश, an online gaming platform based outside India offering virtual games for real money. Game Rush operates from a jurisdiction not considered as taxable territory in India. तो इस केस में क्या क्या होगा? सप्लायर का ऑब्लिगेशन क्या है? सबसे पहले पूछा, गेम रश इज नॉट लोकेटेड इन इंडियाज टैक्सेबल टेरिटरी। गेम रश इज लायबल टू पे आईजीएसटी फॉर इट्स ऑनलाइन मनी गेमिंग इन द टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बात है, क्या उनकी आईजीएसटी पे करने की लायबिलिटी? तो यस, उनकी आईजीएसटी पे करने की लायबिलिटी आती है। सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंडर वो सिंगल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे। अगर वो यहाँ पे, अगर वो नहीं है उनकी फिजिकल प्रेजेंस, वो क्या कर सकते हैं? उनको कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या कर सकता है? वो रिप्रेजेंटेटिव ने क्या करना है भाई? रजिस्ट्रेशन लेना है और आईजीएसटी पे करना है। फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो उस केस में क्या करना है? उन्हें अपॉइंट करना है। और नॉन कंप्लायंस में क्या होगा? उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या हो सकती है? इट विल बी लायबल टू बी ब्लॉक फॉर पब्लिक एक्सेस एज स्पेसिफाइड इन आईजीएसटी एक्ट, एज स्पेसिफाइड इन आईजीएसटी एक्ट। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे ये केस स्टडी, ये आप एक बार रीड भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक यहाँ पे अमेंडमेंट था, एंड यस, इतने ही अमेंडमेंट्स है बेटा ऑनलाइन मनी गेमिंग और इससे रिलेटेड। क्विकली देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हम क्विकली यहाँ पे रिवाइज करेंगे सारे अमेंडमेंट्स जो हमने पढ़े। क्या क्या पढ़े थे चलो देखेंगे, फटाफट क्विकली देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा? सप्लाई चैप्टर में शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 में क्या बात हुई? एंट्री नंबर 6 अमेंड हुई और उसने क्या बोला यहाँ पे? उसने बोला एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। मतलब एक्शनेबल क्लेम तो सप्लाई नहीं है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सप्लाई है, और सप्लाई ऑफ गुड्स है, और जीएसटी लगेगा 28% से। किसने बोल दिया? शेड्यूल 3 से बात हो गई है, शेड्यूल 3 का अमेंडमेंट। उसके बाद में यहाँ पे सप्लायर की डेफिनेशन में अमेंडमेंट हुआ क्या? और उसमें क्या बोला? एनी पर्सन ऑर्गेनाइजेस और अरेंजेस क्या? सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम इंक्लूडिंग अ पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस व्हाट? डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। उसको क्या बोल दिया कि भाई आप भी क्या हो भाई? यहाँ पे सप्लायर हो, और क्या होगा भाई? उस केस में सप्लायर की लायबिलिटी है जीएसटी पे करने की। सप्लायर की लायबिलिटी है क्या? जीएसटी पे करने की। यहाँ पे क्लियरली बात होगी, सप्लायर की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया। सेकेंड हमने क्या देखा? सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट था, 5(1) के अंडर जो प्रोविजन था उसमें अमेंडमेंट आया। उस अमेंडमेंट में क्या बात हुई? उस अमेंडमेंट में ये बात हुई, इंपोर्ट ऑफ गुड्स
जनरली क्या है प्रोविजो क्या बोलता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में जीएसटी की जो यहाँ पे लेवी होगा, कलेक्शन होगा, वैल्यू होगा, सब कुछ कस्टम्स को पावर दिया है, कस्टम्स के हिसाब से डिटरमाइन होगा। बट वहां पे एक्सक्लूड किया किसको, यहाँ नोटिफाई करेगा गवर्नमेंट, उस चीजों को एक्सक्लूड करेंगे और उन्होंने नोटिफाई किया क्या, ऑनलाइन मनी गेमिंग। सो ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में कस्टम्स के प्रोविजन नहीं लगेंगे, आईजीएसटी लगेगा ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, सो इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग, उस पे जीएसटी कैसे लेवी होगा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5(1) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट एंड it will be treated as import of goods with applicability of IGST without applicability of customs duty। ये एक बात हुई। सेकंड वैल्यू वाले चैप्टर में आए थे क्या थर्ड हम, उसके बाद में यस मैम वैल्यू क्या लेंगे, वैल्यू बड़ी सिंपल सी बात है, 31B आया किस केस में, ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस के, और 31C किसके केस में बात करता था, कसिनोस के केस में। सीधी बात है, जो भी आप अमाउंट पे कर रहे हो या पेबल कर रहे हो, किसको, यहाँ पे सप्लायर को आप कर रहे हो, आपके बिहाफ में कोई कर रहा है, तो उसे क्या बोल दिया यहाँ पे, उसे वैल्यू में लेंगे, इंक्लूडिंग उसमें और क्या चीजें ली जाएगी, कोई भी अमाउंट अगर कोई आपने इवेंट गेम वगैरह के लिए दिया है वो भी ऐड होगा, बट आपने अगर कोई अमाउंट आपको रिटर्न किया गया है, रिफंड किया गया है, तो वो डिडक्ट नहीं होगा, वो डिडक्ट नहीं होगा। एक ये बात हुई। कसिनो के केस में भी वही बात थी कि जो भी परचेज ऑफ टोकन चिप्स वगैरह के लिए आप पैसा दे रहे हो यहाँ पे, वो वैल्यू में आ जाएगा, वो वैल्यू में आ जाएगा, परंतु यहाँ पे अगर कोई अमाउंट आपको रिटर्न किया, रिफंड किया, तो वो वहां से डिडक्ट नहीं होगा, वो वहां से डिडक्ट नहीं होगा। और अगर आपने कोई इवेंट के लिए वगैरह पे किया है तो वो वैल्यू में आ जाएगा। अब इवेंट जीत गए, इवेंट जीत गए, पैसा मिला और उसने आपने उसको फर्दर इवेंट के लिए यूज करे, तो उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा अमाउंट पेड और उसे वैल्यू नहीं माना जाएगा। उसके बाद आए क्या, टाइम ऑफ सप्लाई में, टाइम ऑफ सप्लाई कब ट्रिगर होगा, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अगर कोई भी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम आप सप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट कैसे रहेगी, वैसे ही नॉर्मली सेक्शन 22 के हिसाब से, जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट होती है उसके हिसाब से। परंतु अगर आप ऑनलाइन मनी गेमिंग कहां से प्रोवाइड कर रहे हो आप, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू एनी पर्सन इन इंडिया, उस केस में, सिर्फ उस केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है यहां पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है सेक्शन 24 में। सो सेक्शन 24 कब लगेगा, क्या बोल रहा है सेक्शन 24 में, एक बात बोल दी, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसको लेना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे ऑनलाइन मनी गेमिंग दे रहा है, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू एनी पर्सन इन इंडिया। गवर्नमेंट को देखो भाई, ये इंडिया के बाहर करोड़ों रुपए जा रहे हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं गेम्स, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसको, ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को, ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को जो बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ कहां से प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू एनी पर्सन इन इंडिया, टू एनी पर्सन इन इंडिया। बाकी सब हम स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की बात करें तो उस केस में क्या है भाई, वो जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद में 40 ने आया, उसने बोला आईजीएसटी भरो। आप कौन हो, सप्लायर ऑफ, यहाँ पे कौन हो आप, यहाँ पे ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, टैक्स भरो, कौन सा, आईजीएसटी। तुम नहीं हो, तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो टैक्स पे करेगा, वो रजिस्ट्रेशन लेगा। अगर नहीं है तो किसी को अपॉइंट करो जो टैक्स पे करेगा, आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। नहीं किया तो क्या कर दी जाएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रांसमिट जनरेट हो रही है विल बी ब्लॉक फॉर एक्सेस टू पब्लिक, विल बी ब्लॉक फ्रॉम एक्सेस टू पब्लिक। ठीक है, ये प्रोविजन है, गवर्नमेंट को दिखा भाई बाहर यहाँ छोटे छोटे बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, यहाँ पे करोड़ों रुपए इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तो ये बाहर वाले को तो पकड़ना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके लिए ये प्रोविजंस आए। उसके बाद आएगा टैक्स इनवॉइस में, उसने बोला कि अगर आप ऑनलाइन मनी गेमिंग दे रहे हो, ऑनलाइन मनी गेमिंग दे रहे हो किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो देन इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको नेम ऑफ स्टेट बिल्कुल यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नेम ऑफ स्टेट बिल्कुल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये हमारी बात हुई। रिटर्न्स चैप्टर में गए तो भाई इन लोगों को जो कौन सप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, तो उसको क्या करना है, रिटर्न कौन सा है उसका, जीएसटीआर 5A है, क्या है उसकी ड्यू डेट, ऑन और बिफोर 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ऑन और बिफोर 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो ये सारे प्रोविजंस हमने किसके पढ़े थे, ऑनलाइन मनी गेमिंग के पढ़े थे, ऑनलाइन मनी गेमिंग के पढ़े थे। आई होप इट इज क्लियर। यस, हमने सारे प्रोविजंस कंप्लीट कर दिए और यहाँ पे हमारा डिस्कशन किसका कंप्लीट होता है, हमने ऑनलाइन मनी गेमिंग के सप्लाई चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और ऑनलाइन मनी गेमिंग के सारे प्रोविजंस अलोंग विद केस स्टडीज हमने पढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में डेफिनेटली पूछने के पूरे पूरे चांस बनते हैं, तो आपको ऑनलाइन मनी गेमिंग के प्रोविजंस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सो बेटा विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के हम अमेंडमेंट्स करेंगे। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।